नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग खास करके देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन का भाग 2 पार्ट 2 हम लोग आज पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 1 हमने इसके पिछले वीडियो में कवर कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। उसमें सारी बेसिक जानकारियां जो आधुनिक भारत या यूरोपीय कंपनी आगमन से संबंधित थी उसमें हमने बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर किया है। और आप लोग के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी उस पर आए थे, हमने सभी कमेंट्स को पढ़ा और आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2 जो बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देख ले, क्योंकि उसमें हमने पूरे बेसिक जानकारियां कि किस तरह से जो है यूरोपीय कंपनियां आई थी भारत, और सबसे पहले कि यूरोप और भारत के बीच जो व्यापार बंद हो गए थे, 50 साल तक बंद थे, उसको किस तरह से जो है वास्को डी गामा के प्रथम प्रयास द्वारा 1498 में समुद्री मार्ग के द्वारा खोजा गया था और भारत पहुंचा गया था। और उसके बाद जो है बाकी सारी कंपनियां, जैसे पुर्तगाल को देखा था हमने, फिर डच को देखा था, फिर अंग्रेज को देखा था, फिर फ्रेंच को देखा था। तो ये सभी कंपनियां भारत आने लगी थी। और आने के क्रम में वो क्या क्या काम किए थे और कहाँ कहाँ कोठियाँ उन्हें अपने खोली थी, व्यापारिक कोठी जो आपको हम बताए थे। देखिए बगल वाले स्लाइड में भी आपको आ रहा होगा, तो उस स्लाइड में देखिएगा आप लोग कि जो व्यापारिक कोठियाँ खोली गई थी, जैसे पुर्तगाल के द्वारा जो प्रथम कंपनी का स्थापना किया गया था वो कोचीन में किया गया था। कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे वास्को डी गामा। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि डच का जो है प्रथम बार वहाँ पे मसूलीपट्टनम में किया गया था, फिर अंग्रेज का जो है सूरत में किया गया था, फिर वहाँ पे फ्रांस का जो है फिर वहाँ पे सूरत पे किया गया था। तो ये सभी जानकारी जो कल आपको बताए थे उसी से संबंधित आज कुछ डीप में, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, वो बेसिक जानकारी सिर्फ आप लोग को समझने के लिए थी, तो वो आप लोग समझ लिए होंगे। तो उसी संबंधित कि पुर्तगाली जब आए थे तो क्या किए, डच आए तो क्या किए, अंग्रेज आए तो क्या किए, और फिर आगे फ्रेंच। तो इन सब से संबंधित जानकारियों को इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है प्रथम वीडियो को तो उसको जाके देख लें, लिंक ऊपर देखिए आ रहा होगा, इसको क्लिक करिए और उस वीडियो को जाके देखिए, पूरा समझ में आएगा, पूरा बेसिक है उसमें। और आज भी हम लोग इस वीडियो को एकदम अच्छा से पढ़ेंगे और आप लोग को इसी वीडियो में याद कराने का प्रयास होगा, क्योंकि हमारा प्रथम प्रयास ये होता है कि आसान भाषा में आपको किसी भी चीज़ को याद करवा दें और इसी वीडियो में याद करवा दें, ताकि आप जब किताब पढ़ें तो पूरी जानकारी आपको समझ में आए। तो चलिए आप अपने सामने कोई भी बुक ओपन कर लीजिए, जो हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि किस किस बुक को आपके पास रखना है, तो उसको ओपन कर लीजिए और चलिए आप देखते हैं इससे संबंधित बातें। तो यहाँ देखिएगा कि पुर्तगाली, क्योंकि सबसे प्रथम पुर्तगाली ही आए थे वास्को डी गामा, जो पहुँचे थे 1498 में। उसके बाद वास्को डी गामा तो आपको बता दिए थे हम। उसके बाद जो पुर्तगाली आए थे उन्होंने क्या क्या काम किए, और डच, फिर अंग्रेज और फ्रेंच के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले कुछ बेसिक इसमें भी बताते हैं कि आप लोग का थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि वो जो कंपनी स्थापित किए थे सब, मतलब प्रथम कोठी जो लगाए थे, किसी ने कोचीन में लगाया था, तो किसी ने सूरत में लगाया, किसी ने मसूलीपट्टनम में लगाया, तो फिर किसी ने सूरत में लगाया। तो वो सबसे संबंधित आपको शायद याद नहीं हुआ। तो ये एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, आज मैप के सहारा से आपको हम याद करवाते हैं। देखिए कि आपको याद होगा कि आपको बताए थे हम कि जब पुर्तगाली आए थे, तो ये मैप शायद आप लोग को दिख भी रहा होगा। तो जब पुर्तगाली आया था तो उन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो आप लोग को लगा कन्फ्यूजन होगा पूरा भारत में हम कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी आपको ये रखना है कि वो जितने भी कंपनियां आए थे समुद्री मार्ग से आए थे। तो भारत का जो समुद्री मार्ग, समुद्री तट से सटा हुआ स्थल है वो हमारा दक्षिण भारत है। तो ये सबसे तो हमको मतलब भी नहीं रखना है कि उधर आएंगे, जो भी आएंगे इस पानी के सहारा से आएंगे और इसी तट पे अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। तो क्या बताए थे आपको, उधर स्लाइड में आप लोग देखे भी कि पुर्तगाली कहाँ आए थे, कोचीन, जो कि कालीकट बंदरगाह पे। तो यहाँ से जब आए थे, ये अरब है, ये पूरा हिंद महासागर है, इधर अरब और इधर बंगाल की खाड़ी। तो आए थे तो वो केरल वाले रास्ते में, ठीक है, ये यहाँ पे केरल है। तो सबसे नीचे यहाँ पे कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे, क्योंकि जब भी वो आएंगे तो पानी से सटा हुआ तट के पास ही आएंगे, ना कि वो दिल्ली चल जाएंगे, जम्मू कश्मीर चल जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश चल जाएंगे, नहीं। जब भी आएंगे दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में पहले आए थे पुर्तगाली केरल में, फिर उसके बाद जो आए थे डच। तो डच कहाँ आए थे, तो आपको बताया थे हम कि डच मसूलीपट्टनम में आए थे सबसे पहले। तो मसूलीपट्टनम में देख लीजिए आप लोग। उसके बाद तो अंग्रेज आए थे, लेकिन डच का देखिए मसूलीपट्टनम, तो आंध्र प्रदेश वाले में जो है यहाँ आंध्र प्रदेश, तो इधर केरल और इधर आंध्र प्रदेश। मसूलीपट्टनम में आए थे कौन, डच। फिर अंग्रेज का आपको बता दें कि उसने कहाँ व्यापारिक कोठी स्थापना की थी, तो उसने की थी सूरत में। तो सूरत कहाँ है, गुजरात में है, देखिए यहाँ पे है सूरत,
ठीक है। तो इस क्षेत्र में जो है यहाँ पे लगाए, क्योंकि ये भी पानी सटा हुआ क्षेत्र है। फिर उसके बाद आए थे फ्रेंच, तो फ्रेंच भी जो है सूरत में लगाए थे, तो सूरत फिर यहाँ पे है। तो सब पानी वाले एरिए से सटे हुए जगह पे ही उन्होंने पहली व्यापारिक कोठी जो है स्थापना की थी। तो इस चीज़ को समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। और भी संबंधित जो बातें होगी मैप से, उसको हम करेंगे इसमें। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि पुर्तगाली जो आए थे वो पहली फैक्ट्री अपनी कोचीन में स्थापित किए थे। कोचीन आपको दिखा दिया, आपको याद भी हो गया होगा पुर्तगाली कब आए थे, तो 1498 में वास्को डिगामा आए थे। ठीक है, यहाँ अब बात है कि वास्को डिगामा के बाद भी कई सारे ऐसे वायसराय भेजे गए। वायसराय कहने का अर्थ कि मतलब जो कंपनी थी यूरोप की, पुर्तगाली कंपनी थी, तो वो तो यात्री थे तो वो आए थे, लेकिन उसके बाद वायसराय भेजे गए कि जो कंपनियां स्थापित हो रही है उसका देख रेख करना एक दूत के रूप में, मतलब कि तुम वहाँ का जानकारी हमको दो, भारत में तुम जाओ और वहाँ का जानकारी हमको दो और कुछ सूचना पहुंचाओ, आदान प्रदान करो और वहाँ का देख रेख करो जो कंपनी है। तो वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। समझिएगा सब बात को, बेसिक से एकदम अच्छा लगेगा आप लोग को। प्रथम वायसराय जो है डी अल्मीडा, देखिए यहाँ नाम थोड़ा सा अटपटा आपको मिलेगा क्योंकि ये पुर्तगाल के नाम है, भारत का तो नाम नहीं है कि रामसामी आपको मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डी अल्मीडा, डी लगा होगा सब में। डी अल्मीडा नाम का जो वायसराय था उसको भेजा गया था भारत, कब, तो 1505 से लेकर 1509 तक रहा था। चूंकि आपको बता दें कि 1503 में ही जो है पुर्तगाली कंपनी स्थापित हो चुकी थी। तो 1505 में आप लोग देखिए बगल वाले स्लाइड में कब आए थे, 1498 में। कंपनी कब स्थापित किए, 5 साल बाद, कल आपको बताए थे 1503 में। और 2 साल बाद फिर जो है वायसराय को भेजा गया था डी अल्मीडा, जो 1505 से 1509 तक रहे थे, करीब 4 वर्ष रहे थे। तो इनसे संबंधित कुछ बातें जो है पूछी जाती है एग्जाम में, तो उसको समझिएगा यहाँ पे कि नई नीति इनके द्वारा उत्पन्न की गई, इनके द्वारा बनाई गई एक नीति थी, इस वायसराय से पूछे जाते हैं। तो वो नीति क्या थी कि ब्लू वाटर पॉलिसी, ध्यान रखिएगा, ब्लू वाटर पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न किसी भी एग्जाम में, वो चाहे लो लेवल का एग्जाम हो चाहे हाई लेवल को, वहाँ पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा चालू की गई थी। तो डी अल्मीडा जो कि पुर्तगाली वायसराय के रूप में आए थे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी है, इसको हम शांत जल की नीति भी बोलते हैं। ये शांत जल की नीति क्या है, तो इनका उद्देश्य ही था कि शांति पूर्वक व्यापार हमको करना है भारत में, इसीलिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। और उसके तहत क्या हुआ आपको बता देते हैं हम कि इनका उद्देश्य था कि जितने भी इधर से केरल से आए थे, ये केरल यहाँ पे, तो इनसे सटे जितने भी यहाँ पे हिंद महासागर, ताकि ये पानी जो है हिंद महासागर का, हिंद महासागर से सटे जितने भी जहाजी बेड़ों का समूह यहाँ पे आता है, तो वो सब पर मेरा अधिकार हो, ये पूरा हिंद महासागर मेरा हो जाए और यहाँ पे मेरा अधिकार हो, सबसे कर वसूले हम और हम सिर्फ यहाँ पे व्यापार करें। तो इनकी यही ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी, जो शांत जल की नीति थी, तो वो कहाँ संबंधित थी, तो हिंद महासागर के सारे क्षेत्र जो कि भारत से सटे हुए थे उनसे संबंधित थी। तो इनके द्वारा ये नियम लगाया गया और इसको सफल भी बनाया गया। मतलब कि बात कर ले हम 1505 से लेकर 1509 तक जब ये रहे, तो 1509 में ऐसी स्थिति आ गई थी कि हिंद महासागर का जितना भी क्षेत्र अभी आपको दिखाया हम, तो वो सभी जो है पुर्तगाली सागर के नाम से जाने लगा। सोच लीजिए पुर्तगाली सागर के नाम से क्यों, क्योंकि वहां पर पूरा कब्जा हो चुका था पुर्तगालियों का, पूरे पानी पे कब्जा हो चुका था। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझें। फिर देखिए हमारा द्वितीय वायसराय के रूप में आया। पहला वायसराय आप लोग समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसे प्रश्न भी जो बनेंगे वो आप लोग बना दीजिएगा आराम से। फिर यहाँ देखिए द्वितीय वायसराय डी अल्बुकर्क, डी फिर इसमें लगा हुआ है। आप लोग को बताया कि राम श्याम आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, आपको इसी तरह के नाम मिलेंगे, 3 नाम है, याद कर लीजिएगा। फिर डी अल्बुकर्क जो कि द्वितीय वायसराय बन के आए, कहाँ का, पुर्तगाली का, भारत में। इनका शासनकाल हम देखेंगे। शासनकाल कहने का अर्थ कि मतलब ये कब तक रहे भारत में, तो 1509 से लेके 1515 तक, है ना। 1509 में ये चल गए थे, 1509 में आए द्वितीय वायसराय बन के, जो 1515 तक रहे थे। तो क्या किए, इनसे संबंधित बातें देखिएगा कि पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक, नहीं समझे आप लोग, समझाते हैं। पुर्तगीज शक्ति कहने का अर्थ क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझिए कि आखिर इनको आने का इजाज़त भारत में देता कौन था और क्यों ये भारत आते थे। तो आपको बता दें कि आप देखिएगा जब अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, डच आए, तो इनको आने का इजाज़त बार बार कौन दे रहा था, जब सबको पता था कि आएंगे तो यहाँ पे अपनी शक्ति को स्थापित करेंगे। इसलिए कि जब ये आते थे और भारत में व्यापार करते, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, कि जब आते थे ये भारत में व्यापार करते थे तो उससे फ़ायदा सिर्फ इन्हीं को नहीं होता था। भारत में जो सत्ता स्थापित थे, भारत में जो सत्ता पे बैठे शासन थे, जैसे कि जहांगीर का काल था, अकबर का काल था, जो मुगल शासक थे, उनको भी फायदा होता था इनसे, क्योंकि ये क्या करते थे, भारत आके भारत का सामान जैसे मसाला हो गया, कपड़ा हो गया,
वो जितने भी मसाले, काली मिर्च हो गए, तो सबको यहाँ से खरीदते थे और ले जाके यूरोप में बेचते थे। तो इससे होता क्या था कि भारत में भी इसे महंगे रूप में इनको बेचा जाता था, ठीक है, विदेशी समझ के बहुत ही मतलब ज़्यादा कॉस्ट में इनको दिया जाता था। और ये क्या करते थे कि यहाँ से ले जाके इसको विदेश में जब बेचते थे तो और भी ज़्यादा मुनाफा कमाते थे, तो दोनों के इसमें फ़ायदा था। तो इसी का फायदा देखते हुए भारत के शासक इनको इजाज़त देते गए कि आप आइए भारत और यहाँ व्यापार करिए। लेकिन कहीं न कहीं इनको लग रहा था, ये सभी कंपनियां को, कि भारत में हम ज़्यादा मूल्य देकर उन सभी चीज़ों को खरीदते हैं और वहाँ पे बेचते हैं, तो क्यों ना हम भारत को बहुत कम मूल्य दें यहाँ पे और वहाँ ले जाकर बहुत ज़्यादा में बेचेंगे यूरोप में, तो ज़्यादा हमारा बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ को समझ रहे थे। तो इसी कारण से जो है पुर्तगाली हो गए, चाहे अंग्रेज हो गए, चाहे डच हो गए, क्या सोचते थे कि हम अपना सत्ता को स्थापित करें भारत में ले जाकर, मतलब अपना वर्चस्व बढ़ाएं, वहाँ बस्ती बनाएं, वहाँ घर बनाएं, कि ताकि वहीं पे रहें और हमारा जो है टैक्स कम लगे, क्योंकि रहने का भी टैक्स था वहाँ पे, सामान का भी टैक्स था, तो बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था इन लोग से भारत के जो शासन में थे, मतलब मुगल शासक द्वारा, इसलिए ये काम किए। तो आगे देखिएगा यहाँ पे समझने के लिए कि पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है, मतलब कि पुर्तगालियों का जो शक्ति स्थापित करना था, हल्का फुल्का वहाँ पे मेन रूप से अपना वर्चस्व बना रहे थे, तो मेन संस्थापक इनको क्यों कहा जाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने एक कदम उठाया, बहुत ही बड़ा कदम, बहुत ही चर्चित, और एग्जाम में पूछा जाता है कि 1510 ईस्वी में क्या हुआ कि बीजापुर के आदिल शाह, वहां के शासक थे, आदिल शाह से इन्होंने क्या किया कि गोवा को जीत लिया। ठीक है, गोवा को जीत लिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बीजापुर के आदिल शाह से जो है गोवा को इन्होंने जीत लिया। तो यहाँ देखिए, ये छोटा सा आप लोग को दिखेगा भी नहीं, गोवा इतना छोटा है, यहाँ पे है गोवा। तो इन्होंने ज़्यादा क्षेत्र कब्जा नहीं किए, भारत तो इतना बड़ा था, लेकिन वो आए तो सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे गोवा आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ छोटा सा है, इनको जीत लिया। अब सोचिए कि भारत के कोई हिस्सों को ये कब्जा कर चुके थे। पहले इसके क्या था कि आते थे, व्यापार करके चल जाते थे, अब कब्जा क्यों किए कि हमको यहाँ पर रहना है। तो इस चीज़ को आप लोग देखें, तो यहाँ से संबंधित समझिएगा कि जब यहाँ पे कब्जा कर लिए, गोवा पे अधिकार हो गया किनका, इनका द्वितीय वायसराय अल्बुकर्क जो है गोवा को जीत लिए आदिल शाह से 1510 ईस्वी। ये ईस्वी सहित पूछता है, 1510 याद कर लीजिएगा, 1510। चलिए जीत लिया, तो ये हो गया इनका बड़ा काम। फिर उसके बाद देखिएगा पुर्तगाली बस्ती को बसाया और विवाह नीति अपनाया। यहाँ समझिएगा, पुर्तगाली बस्ती को इन्होंने बसाया, मतलब कि वहाँ पे आके पुर्तगाल की एक बस्ती बनाई छोटी सी, वहाँ पे पुर्तगालियों को रहने का डेरा दिया, बस्ती बसाने लगे। और फिर विवाह की नीति, मतलब कि भारत की महिलाओं से पुर्तगाल के मतलब जितने भी जेंट्स थे वो सब शादी करने लगे और यहाँ पे अपना मतलब वंश चलाने का सोचे कि हम अपने यहाँ पे रहेंगे, अपना यहीं पे हम बना देंगे सब चीज़। तो विवाह की नीति भी अपनाने लगे, कौन, अल्बुकर्क के द्वारा अपनाया गया ये सब नीति को जो है आगे बढ़ाया गया। तो कितना बड़ा कदम है, सोच लीजिए कि यहाँ पे बस्ती बसाया गया, विवाह की नीति, मतलब यहाँ के औरतों से शादी करने की परंपरा का शुरुआत भी हो चुका था पुर्तगालियों से। तो इसीलिए इनको जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगीज शक्ति का, मतलब कि पुर्तगाली शक्ति का। ठीक है, समझ गए आप लोग अच्छा से। अब यहाँ देखिएगा तीसरा वायसराय, पुर्तगाल के ही तीसरे वायसराय कौन आए, तो यहाँ पे नीनो डी कुन्हा, देखिए इसमें भी डी लगा हुआ है, और कुन्हा पहले कौन थे, अल्मीडा, दूसरे अल्बुकर्क और तीसरा कुन्हा। याद रखिएगा, 2-3-4 बार पढ़िएगा या वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ध्यान आ जाएगा। नीनो डी कुन्हा जो कि 1529 से 38 तक रहे, उतना डेट याद नहीं रखिएगा, उतना डेट इंपॉर्टेंट नहीं, खाली इसका याद रखिएगा 1505 से 1509, 1529 से 38 तक रहे। इनका ये क्या किए, इनका खास काम देखिएगा, ये अपना कार्यालय क्षेत्र जो है, राजधानी, अपना कार्यालय क्षेत्र जहां से ये सभी कार्य को देखते थे, संचालित करते थे, उसको बदल करके और अपना राजधानी को जो है गोवा ले आए। कौन गोवा, जो कि बीजापुर के आदिल शाह से कौन जीते थे, अभी अल्बुकर्क ने जीता था। तो वहीं पे समझ के कि मेरा यहाँ पे ये मेरा बस्ती है, मेरे द्वारा जीता गया है, तो क्या हुआ कि राजधानी भी गोवा को बना लिए। बस इससे संबंधित यही बातें हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, उतना आप लोग समझ गए होंगे, और आप किताब अगर खोले होंगे तो उसमें भी सभी जानकारियां मिल रही होगी, आपको ध्यान भी आ रहा होगा, अच्छे से याद भी हो रहा होगा। तो बस बने रहिएगा वीडियो में, देखिए किस तरह से इसी वीडियो में आपको याद करवा देते हैं। फिर अब चलिए हम लोग डच से संबंधित समझते हैं। तो ये सभी बातों को आपने समझा, कोई दिक्कत नहीं हुआ इन सभी बातों में। शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी एक ही है, जो अल्मीडा के द्वारा लागू किया गया था हिंद महासागर वाले एरिया में, और वहाँ पे काफ़ी सफलता भी इनको मिली थी। ठीक है, अब चलिए हम लोग डच से संबंधित, क्योंकि पुर्तगाल के बाद कौन आए थे,
डच आए थे। और डच के बारे में आप लोग को बताए थे कि ये डच भारत तो आए थे, लेकिन भारत के पूर्वी क्षेत्र में चल गए थे, और पूर्वी क्षेत्र इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में चल गए थे, वहाँ जकार्ता सुमात्रा द्वीप पर चल गए थे। वहीं पे सबसे पहले इन्होंने कंपनी स्थापित की और वहीं से व्यापार करना भी शुरू किया। इसलिए आप लोग को हम बताए भी थे कल कि आने का क्रम में तो डच पहले आए थे, लेकिन कंपनी स्थापना के क्रम में आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे अंग्रेज पहले आ जाते हैं। कंपनी स्थापना अंग्रेज के द्वारा किया था, ठीक है। तो डच जो आए थे पहले इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में आए थे। चलिए अब समझते हैं कि प्रथम डच यात्री कौन आए थे। कल आप लोग को ये सब बात हमने बताया था, एक सिर्फ बेसिक जानकारी कल हम आपको दिए थे। आज जो है थोड़ा सा डीप में है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा, आराम से हम लोग सीरियली पढ़ते जाएंगे। और आप लोग नोट्स अगर बनाएंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा, और बुक भी आप लोग को पढ़ना जरूरी होगा। सिर्फ वीडियो मात्र देखने से नहीं होगा, बुक भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, कोई भी अच्छा बुक। कार्नेलियन हाउटमैन, सिर्फ आपको ये हाउटमैन याद रखना है, ये कार्नेलियन नहीं, तो दो नाम आपको लगेंगे, दो नाम है। हाउटमैन मतलब कि प्रथम डच यात्री हाउटमैन आए थे भारत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला फैक्ट्री आपको बताए थे कल हम कि डच के द्वारा पहला फैक्ट्री कहाँ बनाया गया था, तो मसूलीपट्टनम, अभी आपको हम मैप में भी दिखा दिए, जो कि आंध्र प्रदेश का एरिया है। मसूलीपट्टनम में 1605 में बनाया गया था पहला फैक्ट्री डच के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पे ये देख लिए, और सभी फैक्ट्रियाँ जो आपको बताया हम कि तट के निकट ही बनाए जाते हैं, जो भी समुद्री तट होते हैं वहीं। तो आगे ऐसा नहीं कि अगर ऑप्शन में कभी आए दिल्ली, चाहे वहाँ जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तो ये सब नहीं होगा। जितने भी तट से संबंधित राज्य होंगे तो आप इससे मार भी सकते हैं, आपको जानकारी मिल गया। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि इनका जो कार्य था, क्या इससे संबंधित बातें हैं महत्वपूर्ण। तो प्रथम डच यात्री हाउटमैन आए तो पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, और मसालों की तुलना में कपड़ों का अधिक व्यापार किए। मतलब अभी तक जो आए थे पुर्तगाली, ये क्या कर रहे थे कि हमारे मसाला, काली मिर्च, ये सब का ज़्यादा व्यापार हो रहा था अभी तक। लेकिन जब डच आए तो इन्होंने क्या किया, हमारे देश में बनने वाले जो कपड़े थे, मतलब जैसे कि उस समय तो इसका खादी वस्त्र का ज़्यादा निर्माण होता था हमारे देश में, तो उनको अलग पहचान दिलाया कौन, यूरोप में ले जाके। यहाँ के कपड़े को बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे मसाला भी ये ले जाते थे, लेकिन उसके अपेक्षा कपड़ों का ज़्यादा व्यापार ये करना शुरू कर दिए थे भारत में। तो पूछा जाएगा कि कपड़ों को अलग पहचान किसने दिलाई दूसरे देश में, तो डचों के द्वारा। इनके द्वारा मसालों का व्यापार किया गया था खास रूप से, और इनके द्वारा कपड़ों का अधिक व्यापार किया गया था। ऐसा नहीं कि मसाला का नहीं किया गया, लेकिन कम, कपड़ा का अधिक। और फिर डचों का अंत हो गया। देखिए सभी कंपनियां आए और यहाँ पर रह जाए, ऐसा नहीं है। एक जंगल में एक ही शेर रहते हैं, चार शेर नहीं रह सकते हैं। तो कंपनी, जैसे कि जंगल तो भारत है और यहाँ पे आ रहे थे बार बार, सब कंपनी आ रहे थे, लेकिन सबको अगर फायदा होने लगे तो जलते हैं एक दूसरे से लोग। तो कंपनियां चाह रहे थे कि सिर्फ मेरा अधिकार हो, पुर्तगाली चाहते थे कि सिर्फ हम भारत जाएं और हम ही व्यापार करें। फिर डच आ गया, ये चाहा कि नहीं सबको हटा दे, हम आए। फिर अंग्रेज आ गए, ये चाहा कि नहीं सबको हटा दे, फिर मेरा अधिकार हो। तो इस तरह से लड़ाई भी बीच बीच में देखे जाते हैं इन सब कंपनियों के बीच में, जो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो फिर डचों का अंत कैसे हुआ ये कि एक बेदरा का युद्ध फेमस है, इसको एकदम रट लीजिए, अभी इसको रटना होगा आपको। बेदरा का युद्ध जो 1759 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में हुआ था अंग्रेज तथा डच के बीच। अंग्रेज आएंगे इसके बाद, तो तब तक अंग्रेज आ चुके थे, 1759 का बात है। तो बेदरा के युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेजों द्वारा बहुत ही मतलब बुरी तरह से इनको भगा दिया गया भारत से, और वहीं पर इनका जो है बुढ़िया बिस्तर खत्म हो गया भारत से कि आप लोग जाइए, आपका हो गया, अब आप यहाँ पे कंपनी स्थापित नहीं करेगा, आपका व्यापार करना यहाँ पे अब संभव नहीं है। तो कौन सा युद्ध ऐसा था जिसमें डचों का पराजय हुआ और डचों का भारत से जो है सब कुछ खत्म कर दिया गया था? तो कौन सा युद्ध था? बेदरा का युद्ध 1759 में किया गया था, जो किसके किसके बीच? अंग्रेज और डचों के बीच किया गया था। ठीक, यहाँ से अब खत्म हो गया, डच हम लोग को पढ़ना नहीं है। अब हम लोग आते हैं हम लोग का सबसे खतरनाक कंपनी जो मतलब आज़ादी तक, भारत की आज़ादी तक हम लोग को तंग करते रहा, उसके बारे में, उसका इतिहास यहीं से शुरू होता है। ये अंग्रेज, इंग्लिशमैन, यही इंग्लैंड वासी, यही ब्रिटेन वासी, इसी के लिए जो है हम लोग को कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देना पड़ी, कितने ज़्यादा हमारे देश के नेता शहीद हो गए। तो उन्हीं का जो है इतिहास यहाँ से शुरू होगा, तो इसको अच्छा समझिएगा आप लोग। और इन्हीं का इतिहास तो हम लोग पढ़ेंगे जब तक हम लोग आज़ाद नहीं हो जाएंगे, तब तो इन्हीं का इतिहास पढ़ेंगे, और यही हम लोग को जो है तंग करते रहे थे। तो अंग्रेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि अंग्रेज का आप लोग को बताए थे हम कि ये भी जो 1600 ईस्वी में अपनी कंपनी स्थापित किए थे, और इनके द्वारा जो सूरत में जो है पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि आज्ञा पत्र, आखिर अंग्रेज को
अंग्रेजी कंपनियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी, सभी ईस्ट इंडिया कंपनी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कहने का अर्थ कि मतलब पूर्वी क्षेत्र में जाओ और वहाँ पे व्यापार करो, है ना, पूर्वी क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र चाहे इंडोनेशिया हो चाहे भारत हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को आज्ञा पत्र कब मिला था? तो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, क्योंकि इंग्लैंड उस समय ब्रिटेन की महारानी जो थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रथम थी। तो उन्हीं के द्वारा जो है आज्ञा पत्र 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था उस कंपनी को कि जाओ तुम पूर्वी क्षेत्र में, और 15 वर्ष तक का आज्ञा पत्र दिया गया था कि मात्र 15 वर्ष तक ही तुम वहाँ पे जाके अपना व्यापार करो और उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जो फायदा होने लगा, मुनाफा होने लगा और वो जो स्थापित होने लगा वहाँ पे उसका वर्चस्व, उसको देखते हुए बार बार इस डेट को जो है बढ़ाया जाता था। 15 वर्ष से फिर आगे बढ़ा के जो है देख सकते हैं आप 1947 तक रहा और फिर उसके बाद जो है खत्म किया गया था। तो 15 वर्ष तक का जो है वहाँ पे दिया गया था, लेकिन इसको बढ़ाया गया, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया था 1600। ये इसलिए आपको याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, उस समय बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा दूसरा नाम था। इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है रखा गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही हम लोग इसको जानते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि आज्ञा पत्र जो दिया गया महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, आप लोग ध्यान रखिएगा उस समय वहाँ की महारानी यही थी। फिर हम लोग देखते हैं आगे कि प्रथम अंग्रेज जो आए थे, अब देखिए यहाँ से शुरू होगा कि प्रथम अंग्रेज का आना, भारत में आना, आगमन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ समझिए कि कैप्टन हॉकिंस जो 1608 ईस्वी में आए थे। अब देखिए थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जब अंग्रेज आना शुरू किए 1600 ईस्वी में, तो आप लोग को पता भी होगा कि भारत, जैसे ही भारत देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे किसका शासन था? भारत में ऐसे कौन से शासन कर रहे थे? तो मुगल वंश का शासन था। और उस समय आप लोग देखेंगे कि अकबर, जो कि अकबर महान के रूप में आप लोग जानते हैं, उनका शासन चल रहा था 1600 में। 1605 में जो है अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर वहाँ के शासक हो गए थे भारत के। तो जब ये कंपनी आया था तो उस समय कौन थे शासक? अकबर थे। तो प्रथम कैप्टन हॉकिंस जो आए थे, तो इनको 1608 ईस्वी में भारत आए थे। तो 1608 में जब आए थे तो इनको भेजा कौन था? तो जेम्स प्रथम। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो महारानी एलिजाबेथ थे, इन्होंने 1600 में स्वीकृति दे दी कंपनी को कि जाइए आप 15 वर्षों तक वहाँ पे व्यापार करिए। लेकिन 1603 ईस्वी में, कब? 1603 ईस्वी में जो है एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जो है वहाँ के शासक बने, ब्रिटेन के शासक, वो जेम्स प्रथम को नियुक्त किया गया था। और जेम्स प्रथम के द्वारा ही प्रथम अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 में जो है भारतीय मुगल दरबार में पहुंचे थे। जो कि क्या हुआ था यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये जो आए थे, तो ये घोषणा पत्र ये जो लेके आए थे, तो इनको जेम्स प्रथम को पता था कि यहाँ पे जो है भारत में अभी अकबर का ही शासन चल रहा है। जबकि 1608 में आए हैं तो अकबर का मृत्यु 1605 में ही हो गया था, उसके बाद जहांगीर का शासन था। तो उनको लगा कि अकबर महान ही अभी वहाँ के शासक थे। तो जो घोषणा पत्र लेके आए थे वो जो अपना, तो उसमें जो है अकबर का ही चर्चा था। अकबर से कुछ रियायतें मांगी जा रही थी कि हम कंपनी स्थापित करना चाह रहे हैं। तो वो आ तो चुके थे, जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे 1608 में, तो अकबर के नाम से ही जो पत्र लेकर आए थे अकबर का नाम का था। तो ये याद रखिएगा आप लोग। फिर देखिए जहांगीर के दरबार में आए, तो वहाँ आने के बाद जहांगीर द्वारा उनको थोड़ा स्वागत भी किया गया, उनका इज्जत किया गया, ताकि पहला अंग्रेज आए थे उनके दरबार में और कुछ वहाँ पे व्यापार की बातें भी हुई और कुछ रियायतें इनको मिली भी व्यापार से संबंधित। ये बोले कि हम सूरत वाले क्षेत्र में जो है खोलना चाहते हैं अपना व्यापार, तो मिला भी। और इनको जो है इंग्लिश खां की उपाधि भी दी गई थी, जो हम मध्यकालीन वाले चैप्टर में आपको बताए थे, आप लोग अगर नहीं देखे होंगे। तो जहांगीर द्वारा इसको इंग्लिश खां की भी उपाधि दी गई और 400 का जो है मनसब भी इनको प्रदान किया गया। 400 का मनसब प्रदान किया गया था किसको? जहांगीर को। तो इनसे खुश हुए थे काफ़ी। और देखिए यहाँ पर कि व्यापारिक कोठी की स्थापना, अब यहाँ पे देखिए यही आपको कल चर्चा किए थे हम कि व्यापारिक कोठी की स्थापना जो है की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो सबसे पहले आपको हम बताए थे कि 1608 में, अब मैप से समझिए इसको, कि 1608 में, ठीक है, 1608 में व्यापारी कंपनी की स्थापना का छूट जो है जहांगीर के द्वारा दिया गया था और बोला गया कि चलिए आप व्यापारी कंपनी खोलिए। तो 1608 में इसको इजाज़त मिला सूरत में। सूरत देखिए यहाँ पे है, सूरत में मिला खोलने का कि सूरत में आप जाके व्यापारी कंपनी खोलिए। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो यहाँ पे नींव डाल दिए और निर्माण होना शुरू ही हुआ। तो कुछ अनबन हो गया था, आपको कल हम बताए थे, कुछ अनबन हो गया जहांगीर और कैप्टन हॉकिंस के बीच में। तो ये कहा, जहांगीर बोले कि यहाँ काम रोक दो, नहीं होगा काम, चलो बंद करो। तो अब अंग्रेज क्या करेंगे? तो अंग्रेज गए और फिर मसूलीपट्टनम, जिसका आप देखें आज का नाम जो है मछलीपट्टनम के रूप में देता है, तो मसूलीपट्टनम में गए और यहाँ पे कब?
तो 1611 ईस्वी में यहाँ पे कंपनी बन के तैयार हो गया। लेकिन यहाँ 1608 में तो सिर्फ यहाँ नींव ही पड़ा था, तो स्टार्ट हो गया। तो फिर यहाँ पे कुछ बात विचार के दौरान जो है जहांगीर मान गए और बोले कि ठीक है तुम कंपनी बनाओ। तो यहाँ पर सूरत में जो कंपनी बना तो ये 1613 ईस्वी में बन के कंप्लीट हुआ। तो यही आपको बताया था कि जो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहला कंपनी स्थापित कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे सूरत में हुआ था, लेकिन बन के कौन तैयार हुआ था, तो मसूलीपट्टनम का जो है बन के तैयार हो गया था। तो ये चीज़ को आप लोग समझ गए, आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा अच्छा तरीका से। तो 1611 में क्या हुआ, बन के तैयार हो गया था, 1608 में नींव पड़ा था और 1613 में जो है यहाँ वाला सूरत वाला जो है बन के तैयार हो गया था। और अब आइए हम लोग थोड़ा सा इस स्लाइड को समझते हैं और बस हमारा खत्म हो जाएगा ये अध्याय। आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बस बने रहिए। दूसरा अंग्रेज, अभी तक क्या देखे आप लोग, पहला अंग्रेज, ठीक है, पहला, ये सभी बातें आप लोग को समझ में आई। पहला अंग्रेज कौन था, कैप्टन हॉकिंस 1608 में आए थे। फिर दूसरा अंग्रेज जो बस नाम ही याद रखना आपको, सर टॉमस रो 1615 से लेकर 1619 ईस्वी तक भारत में रहे और इनके द्वारा भी कुछ छूट प्राप्त की गई। इनमें इनको भी सफलता मिली थी जहांगीर से कुछ छूट प्राप्त करने में, तो बस वही है। और अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं हम लोग, सुनहरा फरमान। तो इनसे संबंधित अब इतिहास तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ देखते हैं और फिर हम लोग आगे देखेंगे। सुनहरा फरमान, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को समझना है और इससे संबंधित कुछ बातें हैं। सुनहरा फरमान क्या था, तो एक रियायत था जो दिया गया था किसके द्वारा, गोलकुंडा के सुल्तानों के द्वारा 1632 में। कब, 1632 में गोलकुंडा, वहाँ गोलकुंडा के सुल्तान मतलब वहाँ जिसका शासक था उसके द्वारा दिया गया था। अंग्रेजों को मुक्त व्यापार क्षेत्र प्रदान किया गया। आप समझिए क्या है ये मुक्त व्यापार क्षेत्र, मतलब कि अभी तक जो व्यापार क्षेत्र इनको मिलते हैं, जैसे सूरत में मिले थे, मसूलीपट्टनम में मिले और कोचीन में मिले, तो यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था कि टैक्स दो तब व्यापार करो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ कम ही टैक्स लगा करके, बहुत कम ही रियायत पे और वर्षों तक का इनको जो है व्यापार प्रदान किया गया, वही मुक्त व्यापार कि जाइए आप लोग आराम से व्यापार करिए और बस एक बार हमको पैसा दीजिए, बस सालों भर आप लोग व्यापार करिए। तो वहाँ पे गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा ऐसा पहला कदम उठाया गया जो दिया गया अंग्रेजों को मुक्त व्यापार, सोचिए भारत में, ठीक है। यहाँ पे इनका कदम जो है आना शुरू हो जाएगा, यही सब समझ रहे होंगे। इसका इतिहास ही ऐसा है कि धीरे धीरे अपने पैर जो है मजबूत करते रहे भारत में आके। फिर देखिए कि फिर दूसरा मतलब ये सुनहरा फरमान से संबंधित दो जानकारियाँ हैं जो आप यहीं पे देख लीजिए, आगे चल के इसको दिक्कत नहीं, यहीं पे याद कर लीजिए इसको। दूसरा सुनहरा फरमान जो आपको देखेंगे आप, मुगल शासक फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया। काफ़ी इसको घृणित कायर भी बोला जाता है और ये मुगल वंश के उत्तर मुगल काल में जब हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि फर्रुखसियर का नाम आएगा। ये काफ़ी जो है उत्तर मुगल काल में सभी शासक जो हैं काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, उतना ज़्यादा इसमें नहीं रहा था क्षमता कि ये इन सबको संभाल पाते। उस समय तक जो है अंग्रेज अब काफ़ी वर्चस्व बना चुके थे भारत में। आप देख रहे हो कि 1717 ईस्वी का बात है, जब जहांगीर भी चल गया था, औरंगजेब भी चल गया था, फर्रुखसियर का काल था, अगर आप लोग इसको जानते होंगे तो फर्रुखसियर द्वारा जो सूरत, बंगाल तथा मुंबई के क्षेत्र में भी बहुत सारे रियायतें दी गई कि जाइए, मुक्त व्यापार दिया गया और बोला गया कि जाइए आप मुक्त व्यापार करिए, मतलब फ्री में व्यापार करिए, वहाँ पर हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। और खास करके सूरत में देखेंगे कि उस समय मतलब शुरुआत में इससे 10,000, ठीक है, 10,000 रुपये प्रति वर्ष के दौर पे इसको दे दिया गया कि जाइए आप सूरत पे करिए, और 3,000 रुपये बंगाल दे दिया गया कि सालों भर आप वहाँ पे व्यापार करिए। और मुंबई में जो सिक्के चल रहे थे उस समय, मुंबई पे खास करके पुर्तगाली का अधिकार था, तो उस समय जो सिक्के अंग्रेज का अधिकार था, तो उसमें जो सिक्के चल रहे थे उसको जो है पूरे देश में जो है लागू कर दिया गया कि वो सिक्के पूरे देश में चलेंगे। तो इस तरह का रियायत कहीं नहीं देखा गया था अभी तक कि इतना बड़ा जो है उसको दिया गया फरमान, सुनहरा फरमान नहीं देखा गया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा छूट इसको मिला था यहाँ से। और फिर हम अगला देखते हैं कि विवाह की नीति, एक यहाँ से इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छा है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। जो कि देखिएगा विवाह हुआ था किसका, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का। आप देखिए ब्रिटेन का राजकुमार कौन है, 1661 में चार्ल्स द्वितीय, अभी कौन थे, चार्ल्स प्रथम, जेम्स प्रथम, अब चार्ल्स द्वितीय। तो यहाँ पे चार्ल्स द्वितीय का शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन मेयो से हुआ था। क्या देखे, अंग्रेज के ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन के बीच शादी होने वाला है, जुड़ाव, क्योंकि वहाँ पे जो है इसके संबंध अच्छे थे, पुर्तगाल और अंग्रेज के थोड़ा संबंध अच्छे थे, तो इस कारण से विवाह देखा गया। और यहाँ पे सबसे बड़ा बात ये निकल के आया कि दहेज के रूप में, देखिए कि शादी हो रहा है पुर्तगाल और अंग्रेज के बीच, और दहेज में कहाँ दिया जा रहा है, तो भारत का क्षेत्र आप मुंबई देखते हैं, ये जो मुंबई है हमारा,
मुंबई का क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र जो आज का भारत का हॉलीवुड कहा जाता है, जहाँ फिल्म सिटी है, जितने सारे स्टार हैं वहाँ पे, वो क्षेत्र उस समय दहेज के रूप में दान में दे दिया गया था। किसको? अंग्रेज को, पुर्तगाल के द्वारा, क्योंकि बेटी वाले वो थे तो वो दे दिए थे दहेज के रूप में पुर्तगाल को। और पुर्तगाल के जो जेम्स, ये चार्ल्स द्वितीय जो हैं, उन्होंने क्या किया कि दहेज, उनको तो 8 साल तक, देखिए यहाँ पे देखिए 1661 में शादी हुआ, तो ये क्या किए 7 साल तक अपने कब्जे में रखे मुंबई को। लेकिन उसके बाद सोचे कि चलो ऐसे रखने से क्या फ़ायदा है, इसको जो है फिर टैक्स पे लगा के कंपनी को दे दिया जाए और वहाँ से कुछ पैसे भी हमको आ जाएंगे। तो देखिए कि ये कंपनी को जो है 10 पाउंड वार्षिक कर पर जो है किसको दे दिया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया कि लो तुम वहाँ पे व्यापार करो, बम्बई पे व्यापार करो और कुछ पैसे हमको चुकाते रहो। तो ये सब बातें जो है देखी गई। तो ध्यान रखिएगा कि दहेज में किसको दिया गया था, मुंबई को ही दे दिया गया था दहेज में, पूरे मुंबई को। तो यही सब बात जो संबंधित था, जो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा। और इसके बाद अभी देखिए बचा हुआ है, अभी हमने क्या पढ़ा, पुर्तगाली के बारे में पढ़ा, डच के बारे में, अंग्रेज के बारे में, और अभी बचा हुआ फ्रेंच के बारे में। तो इसके बाद भी थोड़ी सी और जानकारी बची हुई है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। एक और पार्ट आएगा, 3 पार्ट में पूरा समाप्त हो जाएगा। हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन हमारा खत्म हो जाएगा। अगले पार्ट में हम क्या देखेंगे कि फ्रेंच और अंग्रेज के बीच कुछ लड़ाइयाँ होती है, कुछ विवाद हो जाते हैं, जो कर्नाटक युद्ध के बारे में देखे जाते हैं। तो उसको हम लोग उसी वीडियो में याद करेंगे और उसके बाद जो है ये खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत ही ये था हमारा आज का यूरोपीय कंपनियों का आगमन का पार्ट 2, जो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और काफ़ी आसान भाषा में आप लोग को याद भी हो चुका होगा। और अगर आप लोग को याद नहीं हुआ तो एक बार और इस वीडियो को देखिए, सारी जानकारियाँ, क्योंकि इतिहास तो एक कहानी है और कहानी के तौर पर जब तक हम लोग इसे पढ़ते रहेंगे तो याद होते रहेगा। रटना कुछ भी नहीं है, सब कुछ समझने का है और समझ के साथ ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये चीज़ समझ में आया होगा और इस तरह का वीडियो हम आगे भी लाएंगे। तो आपको बता दें कि हमारा सीरीज चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री पे और साथ साथ हम लोग पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, जो कि मेडिएवल हिस्ट्री से भी होगा। तो वो तो पहले बना हुआ था, अभी पॉलिटी और हिस्ट्री चल रहा है साथ साथ, तो उसको आप लोग देखिए और साथ में जो है अध्ययन भी करते रहिए अपने नोट्स का और बुक से भी पढ़ते रहिए और अच्छी तैयारी होती रहेगी आपकी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। और अब अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक करिए और हमसे जुड़ने के लिए, अगला वीडियो जल्दी पाने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नीचे जाके। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।